हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हरिंदर कॉन्सेप्ट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी पेडागोजी के बारे में। चाहे आपका पेपर 1 हो या 2 हो, दोनों के लिए देख सकते हैं। इससे आप लोगों के हिंदी के पेपर में 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए, हिंदी जो पेडागोजी, इसे हम हिंदी में शिक्षण शास्त्र कहते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहले भाषा के बारे में। भाषा जो होती है, ये भाषा मन के भाव विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे दो बच्चियाँ हैं, बात कर रही हैं आपस में। जैसे आपके मन में कोई बात चल रही है, अगर दूसरे से आप कुछ बात को कह रहे हैं और दूसरा उस बात को समझ रहा है और दूसरा कुछ बात को कह रहा है, उसे आप समझ रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, आपकी भाषा होगी। एक कम्युनिकेशन का माध्यम हो गया। जैसे आप दूसरे की बात समझ रहे हैं, वह दूसरा आपकी बात समझ रहा है, वो आपकी भाषा हो गई। भाषा क्या कहते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ये क्या कहते हैं, सामने वाले व्यक्ति से आप जो कह रहे हैं वो समझ रहा है, और सामने वाला व्यक्ति जो कह रहा है उसे आप समझ रहे हैं, वो आपकी भाषा हो गई। भाषा के कई रूप होते हैं। तो भाषा के जो रूप होते हैं वह 3 रूप होते हैं। भाषा के मौखिक और लिखित और सांकेतिक। अब एक एक करके हम इन लोगों के बारे में बात करेंगे। जो मौखिक हमारी होती है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात को कह के मौखिक शब्दों में प्रयोग करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना, ये 3 आते हैं। जैसे आप किसी बात को बोल के जब व्यक्त करते हैं तो वो आपकी मौखिक भाषा हो गई। ये ज़्यादा स्थिर नहीं होती, इसमें अगर बाद में चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ये आपकी मौखिक भाषा हो गई। लिखित भाषा जो होती है, ये आप इसको एक आकार देते हैं। जो आपके मन विचार में जो एक भावना चल रही है, उसे आप एक आकार देते हैं। जैसे लिख के या कोई चित्र बना के या कुछ भी बना के आप क्या कहते हैं, उसे एक आकार देते हैं जो आपके विचार में चल रहा है। ये हो गई आपकी लिखित भाषा। ये क्या कहते हैं, मौखिक भाषा से जो होती है वो ज़्यादा स्थिर होती है और बहुत लंबे समय तक ये रहती है। लिखित भाषा, जैसे आपके मन में अगर कोई बात चल रही है, आपने उसे मौखिक रूप से कह दिया किसी को, लेकिन अगर बाद में आप बदलना चाहते तो वो बदल सकते हैं। लेकिन लिखित भाषा जो होती है, उसे आप बाद में नहीं बदल सकते, क्योंकि आपने उसे लिख दिया। लिख के अगर किसी को आपने कुछ दे दिया तो उसे आप थोड़ी नहीं बदल पाएंगे। जब उससे मांगेंगे, लेंगे, तभी बदल सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा जो होती है, आपने उसे कुछ कह दिया, वो सामने वाला जाके बोल रहा है कि उसने तो मुझे इस तरीके से कह दिया, लेकिन वो फिर आपने कह दिया नहीं, मैंने तो नहीं कहा, तो आप उसे मौखिक भाषा में बदल सकते हैं, लेकिन लिखित भाषा में नहीं बदल सकते हैं। अब तीसरी भाषा जो हमारी है, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में हम क्या कहते हैं, संकेत के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं। संकेत के माध्यम से दूसरे के बात को समझते हैं और दूसरे की बात को, अपनी बात को हम दूसरे को समझाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जो बच्चे हैं ये अपनी उंगलियों के इशारे से बात को समझ रहे हैं। जैसे अगर 2 3 बोलना, तो उसमें आप बोल के नहीं, 2 उंगली का इशारा करके बताएंगे। 3 बताना, 3 उंगली का इशारा करके। बुलाना तो ऐसे करके बुलाएंगे, भेजना तो ऐसे करके भेजेंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, संकेतों के माध्यम से सीखा जाता है, मतलब भाषा का आदान प्रदान किया जाता है। बोली जो हमारी होती है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ये क्या कहते हैं, इसका विस्तार बहुत बड़ा नहीं होता। अलग अलग क्षेत्र की कई प्रकार की अलग अलग बोलियां होती हैं, जो क्या कहते हैं, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। ये नहीं कि किसी दूसरे क्षेत्र की बोली आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाके बोलेंगे तो वहाँ पे समझ जाएंगे लोग। अगर दूसरे क्षेत्र की बोली आप दूसरे क्षेत्र में जाके बोलेंगे तो वहाँ पे लोग हंसने लगते, कहते पता नहीं कैसा है, क्या बोल रहा है। कहीं कहीं पे समझ जाते हैं लोग, तो वह अच्छी बात है। लेकिन इसका जो क्षेत्र होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है। इसका साहित्य में प्रयोग नहीं होता है। बोली जो होती है, बोली का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र होता है, और ये सीमित क्षेत्र में बोली जाती है और समझी जाती है। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं भाषा अर्जन। भाषा अर्जन जो होती है, एक अचेतन प्रक्रिया और स्वाभाविक प्रक्रिया। ये वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखी जाती है। जैसे बच्चा होता है, वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। अपने घर परिवार में, पास पड़ोस में, दोस्त मित्र के साथ इसे सीखा जाता है। इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये भाषा अर्जन है। इसमें क्या कहते हैं, किसी किताब की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी शिक्षक की भी आवश्यकता नहीं होती, किसी स्कूल की भी आवश्यकता नहीं होती। ये अपने पास पड़ोस के द्वारा अंतःक्रिया करके वातावरण में सीखी जाती है। इसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अधिगम जो होती है, ये एक सचेतन प्रक्रिया होती है, सचेत रूप से सीखी जाती है। ये लैंग्वेज 2 होती है, ये टारगेट लैंग्वेज होती है। इसके लिए आपको प्रॉपर ग्रामर के जो व्याकरण के नियम है, रूल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। बुक पढ़नी पड़ेगी, टीचर की आपकी आवश्यकता होगी, स्कूल की आवश्यकता होगी। बिना इसके माध्यम से आप नहीं सीख सकते, जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है, जो आपकी भाषा अधिगम होती है। अधिगम के लिए क्या कहते हैं, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत करनी पड़ेगी, आपको कोशिश करने की जरूरत पड़ेगी। ये अंतःक्रिया द्वारा नहीं सीखी जा सकती, इसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और ग्रामर के रूल, किताब, टीचर, विद्यालय, कार्यक्रम जो का स्कूल का क्या कहते हैं, टाइमिंग होती है, उसका आपको ध्यान करना पड़ेगा। तब जाके आप क्या कहते हैं, भाषा अधिगम कर सकते हैं। भाषा अधिगम करने के लिए आपका सचेत मन होना जरूरी है। ये अचेत मन से नहीं सीखी जा सकती।
इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या होते हैं? भाषा कौशल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण जैसे सुनना, वाचन मतलब बोलना, पठन मतलब पढ़ना, लेखन मतलब लिखना। जो सुनना और क्या कहते हैं पढ़ना जो होता है, ये आपके क्या कहते हैं ग्रहणशीलता कौशल है। सुनना और पढ़ना, सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो आप किसी कौशल को ग्रहण कर रहे हैं, ना कि आप इसे उत्पाद कर रहे हैं, ना कि इसे आप प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं जो वाचन होता है और लेखन जो होता है, देखिए यहाँ पे तीर का निशान लगा हुआ है। जो बोलना होता है और जो लिखना होता है, ये आपके उत्पादक कौशल है। मतलब आप किसी चीज़ को उत्पाद कर रहे हैं, यहाँ पे किसी चीज़ को बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तब भी आप तो भाई कहीं अपने मन में लिखेंगे थोड़ी ना, आप किताब पे कापी भी कहीं पे लिखेंगे। जब बोल रहे हैं तो अपने मन में थोड़ी ना बोलेंगे भाई, बाहर ही बोलेंगे। तो ये हो गया क्या कहते हैं उत्पाद कौशल। और ग्रहण कौशल में जो होता है उसमें सुनना और पढ़ना आता है, क्योंकि आप सुन रहे हैं तब भी अंदर ही ले रहे हैं और पढ़ रहे हैं तब भी अंदर ले रहे हैं, उससे कुछ सीख रहे हैं। तो ये हमारे होंगे भाषा कौशल। भाषा कौशल हमारे 4 प्रकार के होते हैं, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना। ये इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है, इसी द्वारा आप किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, अन्यथा आप किसी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। तो ये हो गया हमारे क्या कहते हैं भाषा कौशल। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं वचन। वाचन जो होते हैं, वाचन क्या कहते हैं संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। वाचन आप बिना संज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा नहीं सीख सकते। वाचन हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। सस्वर वाचन में क्या कहते हैं आप आवाज़ के द्वारा वाचन करते हैं, मौन वाचन में बिना आवाज़ के द्वारा पढ़ते हैं। तो देखिए सस्वर वाचन और मौन वाचन को क्या कहते हैं, दो तीन प्रकार इसमें बांटे गए हैं। तो सिर्फ देख लीजिए ग्राफ के माध्यम से। देखिए सस्वर वाचन जो होता है एक व्यक्तिगत वाचन होता है, एक समूह वाचन होता है। व्यक्तिगत वाचन होता है जिसमें क्या कहते हैं एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल होता है वह वाचन करता है, और सामूहिक वाचन में जैसे 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे या पूरे क्लास के बच्चे हो गए, ये सामूहिक रूप से वाचन करते हैं। सामूहिक रूप से जोर जोर से पढ़ते हैं, जैसे 2 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। फिर कभी कभी देखते हैं आप लोग की कक्षा में पूरे बच्चे, जो छोटी कक्षाएं हमारे प्राइमरी लेवल तक होती हैं, उसमें पूरा कक्षा के बच्चे क्या कहते हैं एक साथ पढ़ते हैं। वो हो गया हमारे क्या कहते हैं सस्वर वाचन। व्यक्तिगत वाचन में क्या कहते हैं शिक्षक द्वारा जो होता है वो आदर्श वाचन होता है, और छात्र द्वारा जो होता है वो अनुकरण वाचन होता है। ये हमारा हो गया सस्वर वाचन। मौन वाचन में देखिए गंभीर वाचन एक होता है, जिसे आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो गंभीरता के साथ उसे पढ़ रहे हैं। एक द्रुत वाचन होता है मौन वाचन में, जिसे जैसे आप मैगजीन या न्यूज़ या कुछ मनोरंजन कहानियाँ पढ़ रहे हैं तो उसे आप क्या कहते हैं वैसे द्रुत वाचन, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, वो द्रुत वाचन हो गया। तो ये हमारे हो गए वाचन के प्रकार। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जो मौन वाचन के बाद, इसके बाद हम लोग भाषा सीखने के चरण के बारे में बात करने जा रहे हैं। भाषा सीखने के चरण किस प्रकार होते हैं बच्चे के अंदर। देखिए बच्चा जो 6 सप्ताह का होता है तो कूकना होता है। एक बच्चा जो 6 सप्ताह का होता है तो कूकना शुरू कर देता है वो बच्चा। उसके बाद जो 6 माह का होता है तो बलबलाना शुरू कर देता है, मतलब वो बोल नहीं पाता। बलबला मतलब वैसे अपने मन में बलबला के देखेंगे आपके मुंह से थोड़ा सा लार निकलता है तो बलबलाना शुरू कर देता है। बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो एक शब्द बोलना शुरू कर, जैसे माँ को माँ, पा को पा, दा को दा, ऐसे बोलना शुरू कर देता है बच्चा जब 1 साल का हो जाता है। वही बच्चा जब 18 माह और 24 माह का हो जाता है, यानी 1.5 साल से 2 वर्ष का हो जाता है, तो वह 2 शब्द बोलना शुरू कर देता है, जैसे मम्मी, रोटी, पापा, दादा, मतलब ऐसे शब्द बोलना शुरू कर देता है। उसके बाद जब बच्चा 2 साल से 4 साल का हो जाता है तो लंबे उच्चारण करना शुरू कर देता है। ये होता है क्या कहते हैं भाषा सीखने के चरण। इसी प्रकार से क्या कहते हैं बच्चा किसी भाषा को सीख सकता है। ये हो गया हमारा भाषा के चरण। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं जो है भाषा चरण के बाद लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या हमारे होते हैं, लेखन कौशल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सूत्र लेखन, अनुलेखन और क्या कहते हैं सुलेखन। सुलेखन का मतलब जो होता है सुंदर लिखने से होता है। सुलेखन का मतलब इसमें सुंदर लिखावट की बहुत महत्व दिया गया है, सुंदर लिखना आपको चाहिए। अनुलेखन मतलब किसी चीज़ को देख के, अनु मतलब किसी चीज़ को देख के लिखना। जब आप किसी चीज़ को देख के लिख रहे हैं तो उसे आप अनुलेखन कहेंगे। सुलेखन का मतलब सुंदर लिखना, और सूत्र लेखन का मतलब कि सुन के लिखना। जैसे आपका टीचर बोल रहा है या कोई भी बोल रहा है उसे आप लिख रहे हैं सुन के, तो हो गया आपका सुलेखन, सूत्र लेखन। तो ये हमारे हो गए लेखन के कौशल, सुलेखन, अनुलेखन और सूत्र लेखन। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं हिंदी भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में। देखिए इसमें हमारी जो पहली विधि है आगमन विधि। आगमन विधि जो हमारी है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए क्रम में होती है। ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। इसमें बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाएगा, फिर उसे नियम सिखाया जाता है। जैसे बच्चे को किसी चीज़ के बारे में पहले बताया जाता है,
फिर उसके बाद उसे सिखाया जाता है। ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है, ये आगमन विधि होती है। निगमन विधि जो होती है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। ये अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है, कि बमूर्त लिखा गया है, इसे आप लोग मूर्त कर लीजिएगा। ये मूर्त की ओर चलती है। ये अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। ये क्या कहते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। इसमें पहले बच्चे को नियम बताया जाता है, फिर उसके बाद उसे उदाहरण बताया जाता है। तो ये हमारी होगी निगमन विधि। इसके बाद हम लोग देखने जाने अनुकरण विधि। अनुकरण विधि क्या होती है, ये करके सीखने पर बल देती है। जैसे आप किसी चीज़ को देख के अनुकरण कर रहे हैं, ये बाल केंद्रित विधि होती है। ये करके सीखने वाली विधि होती है। जैसे आप किसी चीज़ का देख के अनुकरण कर रहे हैं तो आपकी हो गई अनुकरण विधि। अनुकरण विधि द्वारा सीखना मतलब कोई कार्य कोई कर रहा है, उसे देख के आप सीख गए तो आपने अनुकरण कर लिया, वो हो गई आपकी अनुकरण विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड, मतलब किसी चीज़ को आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट सीख लेते हैं। इसमें क्या कहते हैं, आपकी जो मदर भाषा होती है, उसका मातृभाषा होती है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता। जो टारगेट लैंग्वेज होती है उसका सीधे सीधे प्रयोग किया जाता है। यह विधि बालक को बिना व्याकरण नियमों का ज्ञान कराए हुए सिखाई जाती है। ये हमारी होगी प्रत्यक्ष विधि। यह लक्ष्य भाषा आधारित होती है। इसमें मातृभाषा की कोई आवश्यकता नहीं होती बच्चे को। बच्चे की मातृभाषा में इसमें कम्युनिकेशन नहीं किया जाता। जो उसकी टारगेट लैंग्वेज होती है उसमें कम्युनिकेशन किया जाता है। ये हमारी होगी प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड। अब देखिए हमारी प्रोजेक्ट विधि जो है, ये विद्यार्थी जो होता है अपनी समस्या का हल जो स्वाभाविक रूप से खोजने की कोशिश करता है और समस्या का हल भी कर लेता है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेक्ट। जैसे बच्चे को कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है तो बच्चा उस प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं उसके बारे में पूरा नहीं जानता, लेकिन कुछ इनपुट उसे दिया जाता है कि इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे तो आप इसे पूरा कर लेंगे। तो बच्चा शुरू में कुछ उसे सहारा दिया जाता है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, बाद में वो अपने आप ही उस समस्या का हल निकाल लेता है। ये हमारा हो गया प्रोजेक्ट विधि। समस्या समाधान विधि जो होती है, इसमें बच्चों को क्या होता है, जो समस्या होती है उनका हल वह स्वयं निकालना सीख लेते हैं और उनसे वो प्रशिक्षित भी होते हैं, उनसे वो ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चे के सामने कोई समस्या रहेगी तो उसका वो समस्या का हल वो निकाल लेते हैं समस्या समाधान विधि में, और उससे उन्हें शिक्षा भी ग्रहण मिलती है, जिससे उनका मनोबल और आगे बढ़ता है। तो ये हमारी होगी समस्या समाधान विधि। और प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड